तो चलिए सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम भारतीय इतिहास की एक ऐसी अंडरडॉग स्टोरी को समझेंगे जो वाकई में हैरान कर देने वाली है। हम बात कर रहे हैं थलापति विजय के उस अनोखे सफर की जहां एक समय उनका मजाक उड़ाया गया था और आज वो एक पॉलिटिकल टाइटन बन चुके हैं। जरा 1992 की इस कड़वी सच्चाई पर ध्यान दीजिए। एक नई शुरुआत करने वाले एक्टर को बड़ी मैगजीन्स ने पूरी तरह नकार दिया था। यहाँ तक लिखा गया कि उनका चेहरा हीरो जैसा नहीं है। शुरुआती 7 फिल्में लगातार फ्लॉप होने के बाद उन्हें फ्लॉप मशीन तक कह दिया गया था। सोचिए उस वक्त किसी पर क्या गुजरती होगी। लेकिन वक्त ने क्या कमाल का जवाब दिया। ये आंकड़ा देखिए, 108। ये कोई आम नंबर नहीं है। ये उनकी पार्टी द्वारा अपने पहले ही चुनावी मैदान में जीती गई सीटों का आंकड़ा है। एक ऐसी जीत जिसने रातों रात 10 को पुराने राजनीतिक वर्चस्व को हिलाकर रख दिया। इस विश्लेषण में हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, द अनलाइकली सुपरस्टार। दूसरा, सिनेमा एज अ पॉलिटिकल वेपन। तीसरा, बैटल्स बियॉन्ड द स्क्रीन। चौथा, अ डेकेड ऑफ साइलेंट स्ट्रैटेजी। और आखिर में द 2026 पॉलिटिकल अर्थक्वेक। चलिए देखते हैं कि आलोचना झेलने वाला एक एक्टर सत्ता के शिखर तक कैसे पहुंचा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द अनलाइकली सुपरस्टार। शुरुआती दिन बेहद मुश्किल थे, निजी और पेशेवर रुकावटों से भरे हुए। पर इन्हीं चुनौतियों ने उनकी खामोश मजबूती की नींव रखी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि नेपोटिज्म यानी परिवारवाद का ठप्पा लगने के बावजूद उन्होंने शोर नहीं मचाया, बल्कि खामोशी से मार्शल आर्ट्स और डांस की ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। 1996 की पूवे ओनागाडा से किस्मत बदली और फिर 2003 में गिल्ली ने तो इतिहास ही रचा दिया। ये पहली फिल्म थी जिसने 50 करोड़ का बिजनेस किया और उन्हें सीधे टॉप मास एक्शन हीरो बना दिया। इस बढ़ते स्टारडम के पीछे एक बेहद शांत इंसान छुपा था। बचपन में अपनी 2 साल की बहन विद्या को खोने के गम ने उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। आज भी अपनी बहन की याद में वो करोड़ों रुपए दान करते हैं और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना किसी कैमरा या पीआर स्टंट के होता है, बिल्कुल जमीन से जुड़े रहकर। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, सिनेमा एज अ पॉलिटिकल वेपन। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे सिनेमा का पर्दा अचानक से असल जिंदगी की राजनीति का एक बड़ा मंच बन गया। 2010 के बाद का दौर देखे। फिल्में अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहीं, वो एक हथियार बन गई। कट्टी में किसानों के अधिकारों की बात हुई तो मर्सल में जीएसटी जैसी सरकारी नीतियों पर खुलेआम सवाल उठाए गए। जब ट्रेडिशनल नेता खामोश रहते थे तब इन फिल्मों के जरिए आम जनता की आवाज बुलंद हो रही थी। और आखिरी फिल्म गोट तो सीधे तौर पर राजनीति में आने का एक बहुत बड़ा इशारा थी। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि बॉलीवुड तक को इनकी मास अपीलिंग कहानियों का सहारा लेना पड़ा। सलमान खान की वांटेड या अक्षय कुमार की हॉलिडे जैसी मेगा हिट्स याद हैं? ये सब विजय की तमिल ब्लॉकबस्टर्स की ही रीमेक्स थीं। उनकी कहानियों में लोगों से जुड़ने की एक अलग ही ताकत थी। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, बैटल्स बियॉन्ड द स्क्रीन। सत्ता तक पहुंचने का रास्ता फूलों का नहीं होता। आइए उन बड़े निजी विवादों को भी निष्पक्ष रूप से समझते हैं जिन्होंने उनकी इस नई छवि के आगे बड़ी चुनौतियां खड़ी कीं। परिवारवाद के खिलाफ उनका सबसे कड़क स्टैंड 2020 में सामने आया, जब उनके खुद के पिता ने बिना सहमति के उनके नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो वो अपने पिता को ही कोर्ट तक ले गए। ये इस बात का क्लियर मैसेज था कि उनके लिए सिद्धांत सबसे ऊपर हैं और उनकी राजनीति में पारिवारिक प्रभाव की कोई जगह नहीं है। ऑन स्क्रीन हीरोइक्स के बिल्कुल उलट निजी जिंदगी में तब काफी उथल-पुथल चल रही थी। फरवरी 2026 में जब उनकी पत्नी संगीता ने डिवोर्स फाइल किया और एक्ट्रेस ट्रिशा के साथ अफवाहें जोरों पर थीं, तब भी एक चीज लगातार बरकरार रही, उनकी चुप्पी। चाहे उनका बेटा सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दे या कितनी भी बातें बने, उन्होंने पब्लिक में बिल्कुल खामोशी बनाए रखी। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, अ डेकेड ऑफ साइलेंट स्ट्रैटेजी। अक्सर लगता है कि ये पॉलिटिकल एंट्री रातों रात हो गई, पर चलिए इस गलतफहमी को दूर करते हैं और उस 10 साल लंबी अंडरग्राउंड रणनीति को समझते हैं। दरअसल ये फाउंडेशन 2013 में ही पड़ चुकी थी। थलाइवा की रिलीज के वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता के साथ टकराव हुआ और उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन इन 10 सालों में काम रुका नहीं। फैन क्लब्स के जरिए चुपचाप गांव-गांव में एनजीओज और लाइब्रेरीज बनाई गई। 2021 में जब वो साइकिल से वोट डालने निकले तो वो सिर्फ एक आम दिन नहीं था, बल्कि महंगाई के खिलाफ एक बेहद शांत लेकिन स्ट्रॉन्ग विरोध प्रदर्शन था।
जब पॉलिटिकल विरोधियों ने उनके जन्म के नाम जोसेफ विजय को लेकर धर्म की राजनीति करनी चाहिए, तो उनका मास्टर स्ट्रोक सच में देखने लायक था। बिना किसी बहस के उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों दोनों जगह जाना शुरू किया और एक ही आवाज बुलंद की, मैं सबसे पहले तमिल हूं। बस इस एक स्टेटमेंट ने धर्म की राजनीति के सारे रास्ते बंद कर दिए। जमीन से उनका कनेक्शन कितना गहरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि खुद उनके पर्सनल ड्राइवर के बेटे ने पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और सीधे एमएलए की सीट जीती। ये लोकतंत्र और आम आदमी के सशक्तिकरण का वाकई एक बेहद भावुक और पावरफुली इंस्पायरिंग उदाहरण है। और इस तरह हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, द 2026 पॉलिटिकल अर्थक्वेक। आज पूरा तमिलनाडु अपनी सांसें थामे आगे क्या होने वाला है इसका इंतजार कर रहा है। जरा इस कोइंसिडेंस पर गौर कीजिए। सालों पहले देखी गई उनकी कार की नंबर प्लेट थी TN07 CM2026 और वही एग्जैक्ट नंबर उनकी फिल्म गोट में भी दिखा। क्या ये वाकई सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर एक बहुत पहले से सोची समझी मास्टर रणनीति जिसने चीफ मिनिस्टर बनने के सफर का इशारा पहले ही दे दिया था? इस वक्त काफी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल सस्पेंस बना हुआ है। 4 मई 2026 को पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली से शानदार जीत तो हासिल हो गई, पर अब अगला कदम है उन 118 एमएलएस के सिग्नेचर्स का इंतजार, जिन्हें गवर्नर को सौंपकर फ्लो टेस्ट पास करना है। हर किसी की नज़र इन्हीं आंकड़ों पर टिकी हुई है। अगर हम पुरानी व्यवस्था और इस नए चैलेंजर की तुलना करें तो तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सिर्फ 108 सीटों की इस शुरुआती जीत ने दशकों पुरानी पॉलिटिकल डायनेस्टीज को हिला दिया है। हालात यहां तक आ गए हैं कि पुराने कट्टर दुश्मन डीएमके और एआईएडीएमके इस नई डिजिटल और यूथ आर्मी को रोकने के लिए एक साथ आने की चर्चा कर रहे हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी जीत है। आखिर में इस अट्रैक्शन के पीछे का सबसे बड़ा कारण है ये विरोधाभास। एक तरफ पूजे जाने वाला वो बड़ा मास एक्शन हीरो है जो एक पूरे स्टेट का राजनीतिक भविष्य तय कर रहा है, और दूसरी तरफ वही आम इंसान है जो अकेले रात में गाड़ी चलाना पसंद करता है और चैरिटी के नाम पर कैमरे से दूर भागता है। यही उनकी असली ताकत है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है। जो इंसान बॉक्स ऑफिस पर दशकों तक राज कर चुका है, क्या वो सच में अगले 5 सालों में तमिलनाडु के जमीनी हालात और राजनीति को बदल पाएगा, या फिर इस कड़वी राजनीति का बोझ इस फिल्म हीरो की छवि को तोड़ देगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।